ख़वातीन और हज़रात को आरिफ किसाना के चैनल पर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं कि आज मेरे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान है। ये स्वीडन में काफ़ी अर्सा से मुकीम हैं, कालम निगार हैं, तज्ज़िया निगार हैं और इसके अलावा सोशल वर्कर हैं, सियासतदान भी हैं। ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात में इन्होंने नुमायाँ काम किया है और अब भी इसमें बहुत मुतहर्रिक है। स्वीडन का जो तीसरा बड़ा साहिली शहर है माल्मो, वहाँ पे होते हैं। आज ये स्टॉकहोम हमारे पास यहाँ मेहमान हैं। इनसे हम बहुत अहम बातें करेंगे स्वीडन के हवाले से। इसमें क्योंकि इनकी गहरी नज़र है स्वीडन के तमाम मामलात के हवाले से, तो हम स्वीडन की इमिग्रेशन पे भी बात करेंगे, स्वीडन में जॉब्स के हवाले से बात करेंगे, यहाँ पे जो इमिग्रेंट्स हैं उनके मसाइल और उनका फ्यूचर क्या है। फिर हम स्वीडन की सियासत के बारे में भी बात करेंगे। अलावा जी ये एक स्वीडन की बहुत बड़ी जो इंश्योरेंस कंपनी है फोल्क्सवागन, उसके ये बोर्ड के मेंबर हैं। तो हम लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से भी, घरों की इंश्योरेंस, गाड़ियों की इंश्योरेंस, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। बहुत से मौज़ूआत हैं और हो सकता है कि ये गुफ्तगू आपको 2 या 3 जो है वो एपिसोड में देखनी होगी। हम आगाज़ करेंगे इनकी इब्तदाई लाइफ से, ये स्वीडन कैसे आए और इनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है कराची, उसके इलाके लियारी से है। तो सबसे पहले तो हम इन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब ज़ुबैर साहब। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो शुक्रिया आपकी यहाँ मसरूफियत के बावजूद आपने ये मौका फराहम किया बातचीत का। और ये बताइएगा कि कराची में और भी बहुत से इलाके हैं, लियारी में कौन सी ऐसी वजह है कि पूरी दुनिया में लियारी का नाम है? देखें, लियारी जो दरअसल कराची की कदीमी आबादी में शुमार होती है और जब पाकिस्तान बना उसके बाद से जो सबसे नुमायाँ आबादी थी वो क्योंकि हमारा जो शहर है वो समंदर की बंदरगाह के साथ लगता है जी। और ज़्यादातर वहाँ पर मेहनतकश तबका, फिशरमैन सोसाइटियाँ और इस तरीके के लोग जो है लियारी में आबाद थे कि उनको आप कदीमी लोग भी कहेंगे और कराची के समझ लें कि वो शहरी हैं कि जिन्होंने कराची को डेवलप करने में अपना बड़ा किरदार निभाया है। अच्छा, तो यहाँ मालमो में स्वीडन में रहते हुए कितना मिस करते हैं कराची को और लियारी को? देखें, एक तो आपका आबाई शहर, अब आपका आबाई इलाका लियारी या कराची की बात करें, तो इंसान चाहे दुनिया में कहीं पर भी चला जाए, अपनी बचपन की यादें और अपनाइयत जो है वो आपको वहीं मिलता है जहाँ से आप बिलॉन्ग करते हैं। तो यहाँ पर हज़ार लग्ज़रियस लाइफ़ हो, दुनिया भर का सुकून हो, लेकिन जो दिल को तस्कीन मिलती है वो अपनों के साथ ही मिलती है। जी, बहुत अच्छा आपने कहा जी। जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप की इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं कि मेरा ख़्याल है कि उन तमाम पे गुफ्तगू करने के लिए ख़ासा वक़्त चाहिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि प्रिसाइज़ रहते हुए उन तमाम बातों पे हम कर सकें। मैंने आपकी प्रोफ़ाइल देखी, आप 8 ज़ुबानें भी बोल लेते हैं और उनमें से कुछ ऐसी ज़ुबानें वो मेरे लिए भी नहीं है, उन पे भी हम थोड़ी-सी बात करेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताएँ कि आप स्वीडन किस साल में आए थे? देखिए, मैं जो है इस्तांबुल यूनिवर्सिटी से जो है पीएचडी का स्टूडेंट था इस्तांबुल में, इस्तांबुल आइदन यूनिवर्सिटी में और वहाँ से जो है मैं अपने रिसर्च वर्क के लिए स्वीडन आया। मेरे जो छोटे भाई हैं वो मुझसे पहले से जो है स्वीडन में मुकीम हैं और जब मैं यहाँ आया तो फिर बस स्वीडन ने हमें ऐसा जकड़ लिया कि वापस जाने का दिल नहीं किया। फिर यहाँ के होके रह गए, मतलब हमने फिर बिज़नेस किया और बिज़नेस के बाद फिर हमारी फैमिली, मेरे बच्चे और जो है ना मिसेस को यहाँ लेके आया। तो स्वीडन जैसे हमारा दूसरा घर हो गया उसके बाद। दूसरा घर हो गया। स्वीडन के बारे में तो डेफ़िनेटली हम ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे। थोड़ा-सा हम आपको फिर वापस लियारी और कराची ले जाते हैं। मुख़्तसरन अपने बचपन के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में और कराची के जो अय्याम हैं, उस बारे में थोड़ी बात कीजिए, फिर हम स्वीडन से गुफ्तगू शुरू करते हैं। देखें, मेरा ताल्लुक जो है वो एक मेहनत-कश घराने से है और मेरे वालिद जो थे वो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे कि वो जो है कारपेंटर थे, बढ़ई का काम करते थे और कराची के अगर आप ज़्यादातर अवाम की बात करें तो वहाँ पर मेहनत-कश तबका है। मेरे वालिद भी जो है उन्हीं में से एक थे। गुर्बत का काफ़ी हमारे पास आलम रहा और जब बंदा गुर्बत में होता है ना तो उसकी सबसे पहले ये कोशिश होती है कि मुझे भी गुर्बत से निकलना है और फैमिली को भी जो है अच्छा फ्यूचर देना है। तो यही वजह थी कि हम में जो सलाहियतें पैदा होती हैं, जो गरीब घरानों में बच्चे पैदा होते हैं वो सोने का चम्मच लेने वाले बच्चों से मुख्तलिफ होती हैं। क्योंकि हम जो है वो ज़माने भर की ठोकरें खाते हैं और हमें दुनिया भर का एक्सपीरियंस हो जाता है। कराची में मैं मेहनतकश भी रहा,
गर्मियों की छुट्टियों में मेरे वालिद जब काम पर जाया करते थे तो वालिदा मैं जो है वो वालिद के साथ भेज देती थी ताकि हुनर सीखे। और मैं क्योंकि घर का बड़ा बेटा था तो वहाँ पर सिस्टम ऐसा है कि वालिद के बाद जो है वो बड़े बेटे की ज़िम्मेदारी होती है कि माशी निज़ाम को सँभाले। लेकिन जब भी मैं अपने वालिद के साथ काम पर जाता था तो मुझे काम नहीं करने देते थे, ना ही सिखाते थे। वो कहते थे बेटा तुम्हें पढ़ना है। और यही बात थी कि कोशिश की काम करने के साथ-साथ, कारपेंटर का काम तो कभी नहीं किया मैंने, लेकिन ये है कि मुख्तलिफ मुलाज़मतें करता रहा। कभी मैं किसी मेडिकल स्टोर पर फार्मेसी में काम करता रहा पाकिस्तान में, कभी कंपाउंडर बचपन में। फिर एक ऐसा वक़्त भी आया कि मैंने सड़कों पर चिप्स भी फ़रोख्त किए कराची में। और ये आप समझें कि आपकी वीकनेस नहीं होती है, आपकी मज़बूती होती है कि जब आप इतने माशी मसाइल से आगे बढ़ते हैं, तो फिर दुनिया जो है फिर देखती है कि आप क्या करते हैं। जी, ये इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि अगर आप किसी स्प्रिंग को दबाते रहें, तो स्प्रिंग एक वक़्त ऐसा आता है कि जब आपकी ग्रिप हल्की पड़ती है तो उछल के वहाँ जाता है कि कहीं नज़र नहीं आता, आपकी आँखों से ओझल हो जाता है। ये आपकी बड़ाई है कि आप अपना वो मुश्किल दौर, वो सारी चीज़ें कभी नहीं भूले और यही इंसान की ग्रेटनेस होती है। और जो आपने चिप्स बेचने वाली बात की, बहुत से लोगों ने आपका वो इंटरव्यू जो डोइचे वेले उर्दू के साथ देखा होगा कि कराची का एक नौजवान जो सड़कों में जो है वो चिप्स बेचता था और स्वीडन की सियासत में उसने फिर पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ा, उसकी तरफ हम आते हैं। अच्छा, फिर आप स्वीडन आए, स्वीडन आके इब्तदाई दौर में आपने क्या सोचा कि आप यहाँ पे क्या करेंगे और अपना करियर कैसे बनाएंगे, और उसमें आपको किस तरह की मुश्किलात पेश आई? देखिए करियर तो जब आपके पास आपका कोई फैमिली मेंबर होता है ना शुरू में, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है कि कौन-सी फ़ील्ड चुननी है और कहाँ-कहाँ आपने एडजस्ट होना है। तो मेरा छोटा भाई जो है वो यहाँ पर पहले से मौजूद था, तो ये समझें कि बड़ा भाई छोटे भाई से रहनुमाई लेके उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल थिंग थी वो उसको अचीव करने की कोशिश की, बिज़नेस किया अपना। और उसके बाद फिर जो है मैं अगर आप बात करेंगे किस तरीके से अपने करियर को आगे ले गया, मैंने यहाँ देखा कि स्वीडन के अंदर सोशल लाइफ ज़ीरो है। यानी कि आप काम करते हैं, काम के बाद आप घर होते हैं और इस तरीके से आप आइसोलेटेड रहते हैं सोसाइटी से। फिर मैंने कोशिश की कि सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ मुंसलिक हुआ। बहुत से लोगों के साथ मिल के पाकिस्तान का मस्बत चेहरा मुतारिफ कराने की कोशिश की। यहाँ पर हमने पाकिस्तानी मेले भी लगाए, कव्वाली के नाइट के प्रोग्राम भी हुए हैं, चैरिटी प्रोग्राम भी किए हैं। और इन तमाम चीज़ों के बारे में लोगों को पता है कि एक बड़ी अच्छी एफ़र्ट और कलेक्टिवली एफ़र्ट करता है बंदा, अपनी टीम को साथ लेके चलता है। मुश्किलात जो यहाँ पर आती हैं वो सबसे बड़ी मुश्किल आपकी होती है ज़बान की, कि जब तक आप जिस मुल्क में ज़बान नहीं समझते तो ना आप उसका कानून समझ सकेंगे, ना सोसाइटी के अंदर आप आसानी से ज़म हो सकेंगे। तो शुरू में मेरी कोशिश ये रही कि मैं जितना जल्दी मुमकिन हो सके ज़बान सीखूँ। तो मेरा जो शुरू के 6 माह थे उसमें जब माल्मो कम्यून की बात करें तो माल्मो उस ज़माने में जो शख्स 6 महीने में एसएफई मुकम्मल कर लेता था तो उसको 14,000 करोड़ का बोनस दिया करता था। तो टारगेट अचीव करना मतलब एक हमारे अंदर पहले से ये जी होती हाँ। है सलाहियतें कि हम पाकिस्तान से हैं तो किसी भी किस्म का टारगेट अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो 6 माह में मैंने एसएफई की ज़बान सीखी और यहाँ से आप समझें कि सफ़र का आगाज़ हुआ कि जब आप ज़बान सीखते हैं तो आप सोसाइटी की जितने भी नॉर्म्स हैं उसको सीखना शुरू करते हैं। जी, और उसके बाद फिर ना सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी, मैं जब स्वीडिश कम्युनिटी के साथ इन टच हुआ, चंद मेरे भाई के दोस्त थे, उनके हल्का अहबाब में बैठना और फिर वहाँ से आपको पता है कि नेटवर्क आपका बढ़ना शुरू जी, होता है। एग्ज़ैक्टली। तो फिर समाजी स्वीडन के जो हलके हैं, उनमें मैं काफ़ी एक्टिव हुआ। वहाँ पर फिर हमने यहाँ पर मुख्तलिफ ऐसी तंज़ीमें हैं कि जहाँ पर स्वीडन के अंदर जो बेघर अफ़राद हैं, उनमें हम अक्सर गर्म कपड़ों की जो है वो तक़सीम भी किया करते थे। ठीक है। और ये भी पाकिस्तान के नाम से ताकि पाकिस्तान का मस्बत चेहरा दुनिया के सामने आए। जी, और जो आप ये समझें कि स्वीडन की अपनी तंज़ीमें हैं मकामी। जी, अगर मैं आप बात करूँ यहाँ पर रिस्क फ़रबंद फ्रीविलिग साम हिलार बेतारे है, उसके साथ मैं अटैच हुआ। तो यहाँ के जो बूढ़े अफ़राद हैं, उनकी मदद के लिए हमने काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद क्रिमिनल वार्डन के साथ में मैं एसोसिएट हुआ। क्रिमिनल वार्डन के साथ एसोसिएट होने का ये फ़ायदा हुआ कि जो लोग स्वीडन के अंदर ख़ास तौर पे नौजवान तबका जब पकड़ा जाता है और उसको हेगते हैं यानी कि लॉकअप करते हैं, तो उसमें उसको बाज़ औक़ात आइसोलेट रखा जाता है और आइसोलेट भी काफ़ी दिनों तक रखते हैं जिसकी वज़ह से उनके ज़हनी जो है वो कैफ़ियत बड़ी आप समझें कि इस खतरे पे पहुँचती है कि बंदा जो है वो या तो पागल होता है या फिर जो है वो बहुत ही ज़्यादा जराइम के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। तो मुख्तलिफ जो समाजी तंज़ीमें हैं, उनके अंदर मेरा किरदार बड़ा एक्टिव रहा और मैंने जो है वो ना सिर्फ़ माशरे में क्राइम को ख़त्म करने के लिए अपनी कोशिशें की, जी, बल्कि आपने देखा होगा कि मैं यहाँ तक कि लुंड यूनिवर्सिटी में बतौर
गेस्ट स्पीकर जो है वो क्रिमिनोलॉजी का मैंने लेक्चर भी दिया। तो इस तरह मुख्तलिफ वर्कशॉप्स होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर कॉन्फ्रेंसेस में जाके मैं क्रिमिनोलॉजी के ऊपर जो है वो अपना लेक्चर भी देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि माशरे के अंदर यंगस्टर जितने हैं उनको हम किसी तरीके से राह रास्त पे ला सकें। ये आपने जो बात की क्रिमिनोलॉजी की, ये एक बहुत बड़ा इशू है। पिछले स्वीडन के इंतखाबात में ये एक सबसे बड़ा मौजू था और अब भी है, और स्वीडन में हम ये खबरें देखते रहते हैं। आप ये बताइए, चूंकि आप इससे मुंसलिक रहे हैं, जो साउथ एशियन लोग हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह के जो हमारे लोग हैं, ज़ाहिर उनसे आपका रब्ता ज़्यादा रहता है, उनमें जराइम की जो है वो शरह कैसी है, और उसमें ज़्यादा कौन कौन से जराइम में बदकिस्मती से हमारे लोग या नौजवान मुलव्वस हैं, और आप जब उनसे मिलते रहे तो किस तरह की सूरत हाल आपने देखी? देखिए, 2 किस्म के जराइम पेशा अफराद हैं हमारी जो साउथ एशियन कम्युनिटी उसमें। एक जो दानिस्ता तौर पे करते हैं और एक नादानिस्ता तौर पे। नादानिस्ता तौर पे जराइम वो हैं कि जैसे बहुत सी कम्युनिटी के जो अफराद हैं, जो हमारे साउथ एशियन के, चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, उनको जब ज़बान नहीं आती, तो उनको ये नहीं पता होता है कि यहाँ का टैक्स सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा होता है। यहाँ का बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा होता है। छोटी-सी मिसाल दूँगा कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ मामलात में टैक्स आपको खुद पे करना होता है। जी। तो वो अपने जो इनकम के टैक्सेस होते हैं, वो वक़्त पे नहीं देते। फिर ये होता है कि अपने अकाउंट के अंदर कमेटियाँ भी डाली जाती हैं, जिसको हम बीसी कहते हैं पाकिस्तान में। जी। तो स्वीडिश सिस्टम के अंदर कमेटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। जब 3-4 साल तक ऐसे अकाउंट को ऑब्ज़र्व किया जाता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्विश आए हों, बहुत ज़्यादा रकम की ट्रांसफ़र हुई हो, तो उसको फाइनेंशियल क्राइम में लेते हैं कि आपके अकाउंट में इतनी ट्रांज़ैक्शन हुई है, तो आपके पिछले 3 से 4 साल के जो अकाउंट की जो तफ़सील होगी, उसको वो इस्काते वर्क़ित रेकना करता है आपकी इनकम, यानी कि उसको काउंट करेंगे कि ये आपकी इनकम है। जी। उसके ऊपर ना सिर्फ़ आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको जुर्माना भी होगा और बहुत सारे केसेज़ के अंदर आपको सज़ा भी होती है, क्योंकि स्वीडन एक ऐसा मुल्क है कि जिसके अंदर आप कत्ल करके ये कहें कि मैंने सेल्फ डिफेंस में किया, तो किसी हद तक आपको माफ कर दिया जाता है। लेकिन टैक्स की चोरी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा, महंगी पड़ जाती ये है। बड़ा अहम मौजू आपने उठाया। बाज़ औक़ात लोग कुछ रकम इकट्ठी करते हैं, किसी को ऐसा मामला या किसी की हेल्प के लिए, तो उसमें भी कुछ डोनेशन इस तरह से या पैसे आपके पास आ जाते हैं, तो क्या वो बैंक उनको चेक करता है, या वो उसका क्या तरीकाकार करना चाहिए अगर हम किसी की प्राइवेटली हेल्प करना चाहें? देखिए, प्राइवेटली अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सामलिंग कुंतो एक होता है। आपके पास है पर्सोन कुंतो या प्रीवात कुंतो। तो बैंक के अंदर आपने जो है एक अपनी कोई छोटी-सी फॉरेनिंग रजिस्टर करा देनी है। एक फैमिली फॉरेनिंग होती है, उसके बाद फिर आपको पता है इनके मरहलावार ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो फैमिली फॉरेनिंग के अंदर ये होता है कि आप ये समझें कि एक फॉरेनिंग रजिस्टर कराते हैं, उसका आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन नंबर आता है। आपने उसके नाम पर अकाउंट खोल देना है और उसके अंदर कुछ डोनेशन जमा हो गया, तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने किसी प्राइवेट फेस्ट के लिए जमा किया है या किसी जगह को, किसी बंदे को मदद करने के लिए किया। उसमें आपका अनुस्वार या आपकी जो ज़िम्मेदारी है, वो किसी हद तक खत्म हो जाती है। यानी लेकिन आपका अगर मतलब ये है कि जो पर्सनल अकाउंट है या स्पेशल, इनको इन कामों के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक क्राइम है और इसको मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में भी डाला जाता है। क्योंकि अगर आप प्राइवेट अकाउंट के अंदर किसी भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के पैसे जमा कर रहे हैं और खास तौर पर वो स्वीडन में रजिस्टर्ड ना हो, तो उसको 2018 के जो इनके मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसके मुताबिक जो है वो कानून की सख्त गिरफ्त में लिया जाता है और फाइनेंशियल इंस्पेक्शन आप पे बिठाई जाती है। और ये एक समझें कि टैक्स का भी आपने जुर्म किया है और दूसरा ये है कि बैंक आपका अकाउंट बंद कर देता है। और पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ ये बहुत सारा मामला बना है कि उनके अकाउंट काफ़ी बंद हुए हैं। ये आपने दुरुस्त कहा, बैंकिंग का और टैक्सिंग का जो मसला स्वीडन में खासा सीरियस समझा जाता है। अच्छा, अब हम चलते हैं आपकी जो दूसरी एक्टिविटीज़ है स्वीडन से। जब भी कोई मामला होता है तो पाकिस्तानी अक्सर टेलीविजन आपको एज ए तजिया निगार लेते हैं, आप कॉलम भी लिखते हैं, सहाफ़त भी करते हैं। ये सहाफ़त की तरफ आने का आपको शौक कैसे हुआ? देखिए, मसला सबसे बड़ा ये था कि हम जब यहाँ पर देखते थे कि जो लोग मेहनत करते हैं और जो हकीकत में आप समझें कि पाकिस्तान का चेहरा मस्बत तरीके से मुतारिफ करा रहे हैं, उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा, बल्कि नौसरबाजी का एक ऐसा बाजार गर्म है कि आप जो है वो पैसे लेके मुख्तलिफ जरीदों के अंदर किसी की रिपोर्ट जो है वो शाया कर रहे हैं, या आप जो है वो 4 लोग बैठ के कहीं बर्गर खा रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो इस तरह की फेक न्यूज़ेज़ पाकिस्तान के मीडिया पे चलती थी, तो जो काम करने वाला पढ़ा लिखा तबका होता था वो दिल बर्दाश्ता होते थे और कभी सामने नहीं आते थे। जी। तो कोशिश ये हुई कि मैं चूँकि यूरोप के अंदर ताल्लुकात है, पाकिस्तान प्रमोशन नेटवर्क यूरोप हमारा इदारा है, तो पूरे यूरोप में जो समाजी हलके हैं उनसे मेरी अलग-सलग थी।
तो हमारे जो प्रोग्राम हुआ करते थे या कुछ दोस्त अहबाब जिनके अच्छे प्रोग्राम होते थे, उनकी कवरेज के लिए मैं मुख्तलिफ जो है वो टीवी चैनल के नुमाइंदों को यूरोप में खबर भेजता था। जी तो वो कहते थे कि यार आप खुद ही क्यों ना जो है वो हमारे साथ आ जाएँ, जी आप हमें भेजते हैं और हम आगे भेजते हैं और बाज़ औक़ात हमारे लिए मसाइल होते हैं कि हमारे स्टेशन की खबर नहीं है और हम भेज रहे हैं। जी तो मैं बस उसमें फ़ील्ड में आ गया और अगर आप सहाफ़त की बात करें तो ऐसा है कि मैंने कभी किसी को बताया नहीं, लेकिन ये है कि जब मैं ज़माना तालिब इल्मी में मैं मास्टर्स के अपने थीसिस लिख रहा था, तो मास्टर के मेरे थीसिस जो है वो बुक की शक्ल में पब्लिश हुए थे। उसके बाद मैंने 2 एकेडमिक्स बुक्स और लिखी थी। हाँ, ऐसा है कि देखें, मैं ये समझता हूँ कि हमें लिखने से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। जी हाँ, इंसान जो है वो मरते दम तक जो है तालिब इल्म ही रहता है। जी तो कोशिश ये थी कि चले लिखने का सलीका हमें पता था कि कैसे लिखा जाता है। तो बस वो सहाफ़त में इन हुए और जिस काम को हम करने जाते हैं, ख़ासतौर पर अगर मेरी बात करें तो मैं उसको नेक नियति से करता हूँ। जब आप नेक नियति से करते हैं तो अल्लाह आपको जो है वो जिसमें इस लेवल पे लेके जाता है कि आप जी फिर दुनिया देखती है कि आप काम कर रहे हैं। नहीं, आपका माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम है, बड़ी अच्छी स्वीडन की जो है वो नुमाइंदगी कर रहे हैं आप टेलीविज़न चैनल्स पे, अखबारात में, कॉलम्स में, बाकी भी सरगर्मियाँ। अच्छा, इसी के साथ ही जुड़ी बात है, मैं देख रहा था कि आप 8 ज़ुबानें जो हैं वो बोल सकते हैं, जी। उनमें से 2 ज़ुबानें जो हैं वो मेरे लिए कुछ नई हैं, वो हमें बताइए कि क्या वो बाकायदा ज़ुबानें हैं या वो डायलेक्ट है? जैसे एक कच्छी लैंग्वेज आपने लिखा है और एक नहीं। मेमनी, तो ये क्या कौन-सी ज़ुबानें हैं ये? कहाँ देखिए, बोली जाती हैं? कच्छ जो है वो इंडिया का ऋण कच्छ, गुजरात रण से, कच्छ जो हाँ, रण जी, कच्छ, तो ये उसकी ज़बान है। मैं खुद कच्छी हूँ अच्छा, और कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी कच्छी बोलते थे। अच्छा। तो ये बहुत कम लोगों को पता है। जब आप प्रोग्राम के बाद देखेंगे तो विकिपीडिया में आपको पता पड़ेगा कि गुजरात से ताल्लुक और कच्छी बोली वो करते थे। तो कच्छी बोली बेसिकली इट्स नियर टू सिंधी एंड मेमनी। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं ये थोड़ी कच्छी में करें ताकि हमें समझ आए हाँ, कि कच्छी ज़बान क्या है? कच्छी ज़बान जेको आहे उहो अहिड़ी हिकिड़ी ज़बान आहे कि जेको माण्हू चई सघनि था कि सिंधी ने मेमणी जे नज़दीक आहे। माण्हू जेको आहे सिंध में जेको रहनि था कच्छी, उनखे माण्हू अक्सर औक़ात ही काउंट कनि था कि ई जेको आहे कच्छी ई ने मेमण जेको आहे ईअं उहो कच्छी जे थोरो सो नियरेस्ट, छोकी असांजो जेको एक्सेंट आहे ॻाल्हि करण जो उहो वधारेतर मेमणी में मिले थो, सिंधी में नथो मिले। तो ये अच्छा, बेसिकली अब मेमनी में स्विच करें इसको। मेमनी जो जेको ॿोलण जो अंदाज़ आहे, मेमनी ॿोली जेको आहे मिठी ॿोली आहे। उहो बहुत सारे तरीक़े से जेको आहे न कवर करनि था चीज़नि खे, ने इलाही इनोसेंट क़िस्म जा माण्हू हूंदा। इसका ये जो हमारा व्लॉग है, हमारी जो गुफ्तगू है, ये आपको कैसी लगी? इसके हवाले से आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखें, जिनमें हम स्वीडन की इमिग्रेशन और यहाँ पे जो इंश्योरेंस का निज़ाम है, उसके हवाले से बात करेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू ज़ुबैर साहब। बहुत शुक्रिया।